Chapter number 3, balance sheet. In financial accounting, a balance sheet or statement of financial position is a summary of the financial balances of a sole proprietorship business, partnership corporation, or other business organization. कोई सी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे होते हैं या फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी समरी की बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। बैलेंस शीट में कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी या ऑनरशिप इक्विटी आर लिस्टेड एज ऑफ अ स्पेसिफिक डेट। अच्छा, ये स्पेसिफिक डेट के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलें जो बैलेंस शीट हम देख रहे हैं ये इसकी हमेशा यही कंडीशन थी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1 ईयर की बैलेंस शीट है, या आप बैलेंस शीट देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक आप देखेंगे, तो ये 1 ईयर की या फिजिकल ईयर की पोजीशन बता रही है, ना कि उसकी जो है कंप्लीट पोजीशन। सच एज द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, अ बैलेंस शीट इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का एक स्नैपशॉट है एक तरह का ये। Of the four basic financial statements, the balance sheet is the only statement which applies to a single point in time of a business calendar year. अब कैलेंडर ईयर हो या बिजनेस ईयर, फिजिकल ईयर हो, उसका जो है इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप कि बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मगर इस बैलेंस शीट के कुछ लिमिटेशंस हैं या इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस बैलेंस शीट के अंदर। ये जो हम बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे होते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी लिमिटेशन है? देयर आर 3 प्राइमरी लिमिटेशंस टू बैलेंस शीट्स, इंक्लूडिंग द फैक्ट्स दैट दे आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, द यूज़ ऑफ एस्टिमेट, इसमें जो भी अमाउंट्स होती हैं वो एस्टिमेटेड होती हैं, जैसे बैड डेट्स की, डेप्रिसिएशन की, या फिर गुडविल की, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स की। थर्ड, द ओमिशन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, और उसमें कुछ और हेड्स को या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बैलेंस शीट में ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन 3 कंडीशन के बेस पर बैलेंस शीट की जो है ये लिमिटेशन है, ठीक है। इसकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं। रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन अप टू डेट। और उस हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं? डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करके बुक वैल्यू शो कराते हैं बैलेंस शीट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पर आपने एसेट्स को परचेज किया है वो कहलाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन जो है उसकी जो बुक वैल्यू होती है उसको बड़ा इफेक्ट करता है बैलेंस शीट में। अगर आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज़ है और बैलेंस शीट 10,000 है, तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो 90,000 होगी। यानी आपने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से माइनस कर दी उसकी डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। देयरफॉर द बैलेंस शीट डजंट शो ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट जो है आपकी ट्रू वैल्यू शो नहीं करती, हकीकी जो कंडीशन है उसकी वर्थ है, वैल्यू है, वो शो नहीं करती, यानी उसकी जो करंट वैल्यू है वो नहीं आ रही है उसमें। Historical cost is criticized for its inaccuracy since it may not reflect current market valuation। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से बैलेंस शीट जो है वो करंट मार्केट पोजीशन नहीं बता रही होती, यानी करंट वैल्यूएशन नहीं बताती। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है बैलेंस शीट की वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि उसमें आप जो कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं फिक्स एसेट्स की वो हिस्टोरिकल होती है, यानी जिस पर आपने परचेज किया। अगर आपने 20 ईयर्स अगो एक बिल्डिंग परचेज की है और बिल्डिंग जो है 50 लाख की है, तो 50 लाख की शो हो रही है अभी, चाहे अभी वो 50 लाख के बजाय वो 1 करोड़ की हो गई है, 5 करोड़ की हो गई है, मगर वैल्यू 50 लाख की शो होगी उसकी। क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पर, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन ये है कि द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स, यानी आपकी जो अमाउंट होती है उसमें बहुत सारी वो एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती हैं वो।
जैसे कि सम ऑफ द करंट एसेट्स आर वैल्यूड ऑन एस्टिमेट बेसिस, सो द बैलेंस शीट इज नॉट इन पोजीशन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसकी बेस पर भी बैलेंस शीट आपकी जो है बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करती। Intangible assets like goodwill are shown in the balance sheet at imaginary figures। जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो गुडविल की वैल्यू है वो भी आप इमेजिन कर रहे होते हो, विच में बियर नो रिलेशनशिप टू द मार्केट वैल्यू, जिसका मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं है। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB offers some guidance IAS 38 as to how intangible assets should be accounted for in financial statements। तो इसने हमें बताया कि आप किस तरह इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बस हम ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो बैलेंस शीट सॉरी इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ को लेते हैं जो कि एस्टिमेटेड होती है, वो एक्चुअल नहीं होती। जैसे कि उसमें बैड डेट्स है। अब आपने फॉर एग्जांपल बैड डेट्स ले लिया, बैड डेट्स की भी अप्रोचेस हैं, वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है या बैलेंस शीट अप्रोच है। आपने किसी भी अप्रोच से जो है बैड डेट्स लिया हुआ है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा बैड डेट जो है वो 80,000 है। तो बैड डेट्स यानी 80,000 जो आपने कैलकुलेट किया है और उसकी बेस पर आपने 5 लाख अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें से 80 माइनस करके 420 आप शो करा रहे हैं। जो 420 क्या एक्चुअल फिगर है, ऐसा नहीं है, एस्टिमेटेड है। हो सकता है पूरे 5 लाख आपको कलेक्शन हो जाए अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है, ये तो बैड डेट्स आपने इसलिए रखा हुआ है कि इन केस अगर कोई भी इस तरह का कोई मसला होता है कि कोई कस्टमर जो है वो आपको पेमेंट नहीं दे पाता है, किसी भी रीज़न से आपको जो अकाउंट रिसीवेबल है उसकी कलेक्शन नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, आप बैड डेट से उसको राइट ऑफ कर देंगे उस अकाउंट को। ठीक है, तो इन केस अगर कंप्लीट अमाउंट आ जाती है तो आपकी जो बैड डेट्स की अमाउंट होता है ऐसी रखी रहेगी। ठीक है, वो ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर यूज़ हो सकती है या आगे कभी यूज़ हो जाएगी। मगर ये कि जो आपका अकाउंट रिसीवेबल की नेट वैल्यू है, ठीक है, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वो तो एस्टिमेटेड हो गई, यानी रियल तो नहीं है। एक्चुअल तो आपकी 5 लाख होनी चाहिए। और सेकंड ये कि जब आपने इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया है, तो इनकम स्टेटमेंट में आपने एक्सपेंसेस उसमें 80,000 का एक्सपेंस शो करा दिए, जिसकी बेस पर आपकी जो नेट इनकम है वो भी डिक्रीज हो गई 80,000 से। तो क्या आपकी नेट इनकम जो डिक्रीज हुई 80,000 से, क्या वो 80,000 क्या एक्चुअल फिगर है? एक्चुअल तो नहीं है वो तो आपने एस्टिमेट किया हुआ है कि भाई 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड। आपने बैलेंस शीट अप्रोच अप्लाई कर दी और अकाउंट रिसीवेबल का 5% बैड डेट्स ले लिया, या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अप्लाई कर दी और आपने सेल्स का या नेट सेल्स का या नेट क्रेडिट सेल्स का 5% कैलकुलेट कर लिया। तो ये एस्टिमेटेड होती है। जब एस्टिमेटेड अमाउंट है तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट है वो रियल कंडीशन नहीं बता रही, वो एस्टिमेटेड अमाउंट शो करा रही है। तो एक लिमिटेशन बैलेंस शीट की ये भी होती है कि उसमें गुडविल या बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो होती है वो एस्टिमेटेड होती है। द ओमिशन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। अच्छा, इन्होंने क्या कौन सी जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उनको नहीं लिया। फाइनली द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट दोज एसेट्स which cannot be expressed in monetary term such as skills, intelligence, honesty and loyalty of workers। तो इन चीज़ों को आप उसको एज अ एसेट शो नहीं करा रहे बैलेंस शीट में। देखा जाए तो फिक्स एसेट्स है, आपके पास जो है लेबर है, बड़ी स्किलफुल लेबर है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, इंटेलिजेंस है, उनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, वफादार है कंपनी से आपके जो लेबर है, ये एम्प्लॉय हैं, तो वो भी एक तरह के एसेट्स हैं। बट आप उसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो नहीं करा सकते। इसलिए क्यों नहीं करा सकते? इसलिए कि वो मॉनेटरी टर्म में नहीं आ रहे, यानी उसको आप फिगर में शो नहीं करा रहे। ठीक है, तो वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनते। तो ये इन 3 रीजन की बेस पर आपकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्या हमने डिस्कस किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड उसमें एस्टिमेटेड अमाउंट। और थर्ड ओमिशन ऑफ वैल्यूएबल वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, तो इसकी बेस पर जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो जो है रियल जो पिक्चर है वो शो नहीं कराती, और या फाइनेंशियल पोजीशन, रियल फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं कराती है, क्योंकि उसके अंदर इस तमाम लिमिटेशन इंक्लूड होती है। ठीक।
वर्किंग कैपिटल। अच्छा, बैलेंस शीट के हमने तमाम हेड ऑफ अकाउंट जो है उसको डिस्कस नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। उसमें जस्ट जो जो इम्पोर्टेंट थे बस उसको मैंने इधर डिस्कस किया है, बाकी इससे पहले आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसमें आपको क्लियर होंगे। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले एक मरतबा इसको जो स्लाइड्स हैं उनको देख लें, फिर देखते हैं। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग लिक्विडिटी अवेलेबल टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एंटिटी। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग लिक्विडिटी शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये कंपनी की, कि लिक्विडिटी कितनी है। वर्किंग कैपिटल यानी कंपनी के पास, बिजनेस के पास अपने जो ट्रांजैक्शन है, डेली ट्रांजैक्शन है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, उनको उनको सॉल्व करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, या अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, उनको पे करने के लिए जो कैश अवेलेबल होता है, जो कैपिटल अवेलेबल होता है, जो अमाउंट अवेलेबल होती है, ये कैपिटल उस सेंस में बात नहीं कर रहे हैं जो ऑनर इक्विटी की बात, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल यानी वो अमाउंट जिसकी बेस पर कंपनी अपने डेली या डे टू डे ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म जो डेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, उसको पे करती है। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह कैलकुलेट होता है? जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। इट इज अ डेरिवेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज कॉमनली यूज इन वैल्यूएशन टेक्निक्स। If current assets are less than current liability, an entity has a working capital deficiency, also called a working capital deficit. अगर किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स जो हैं वो कम है करंट लाइबिलिटी के मुकाबले में, करंट एसेट्स कम है, इट्स मीन उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी कहते हैं, और या वर्किंग कैपिटल डेफिसिट कहते हैं। कब? जब उसके करंट एसेट जो हैं वो करंट लाइबिलिटी के मुकाबले में कम होते हैं, ठीक है। An increase in working capital indicates that the business has either increased current assets, that it has increased its receivable or other current assets, or has decreased current liabilities. For example, he has paid off some short-term creditors. यानी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब होगा? जब उसकी या तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएं या लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं, तो हम बोलेंगे उसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके आगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इधर हमने शो कराया है कि करंट की एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी करंट एसेट्स हैं 1 लाख रुपीज़ और करंट लाइबिलिटीज हैं 60,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, 1 लाख में से हम 60,000 माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ गया 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये 40,000 ये नॉर्मल है। अगर कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसके क्या होगा? अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं 1 लाख से 1,20,000 हो जाते हैं, लाइबिलिटी कांस्टेंट है, तो हम देखते हैं कि 120 माइनस 60,000। यानी अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अदर हैंड अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर हमने एसेट्स को लिखा है 1 लाख की और लाइबिलिटी 60 है, उसको 80 कर लिया हमने। 1 लाख माइनस 80 20,000। यानी वर्किंग कैपिटल जो कि 40,000 था, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल 60,000, यानी एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे अगर हम, करंट एसेट्स डिक्रीज वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। लाइबिलिटीज को जब डिक्रीज करेंगे, जितनी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी उतना वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी, liquidity, a business ability to pay obligations, can be assessed using various ratios, current ratio, quick ratio, etc. लिक्विडिटी एक बिजनेस की अपनी ऑब्लिगेशंस पे करने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है लिक्विडिटी। जब हम बात करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, क्या वो कंपनी अपने लाइबिलिटीज को पे कर सकती है? अगर वो पे कर सकती है इट्स मीन उसकी लिक्विडिटी है, उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए कि नीचे उसके रेशियोज दिए हुए, रेशियोज में फर्स्ट रेशियो है
करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स रेशो करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात हो रही है कि कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका लिक्विडिटी। अच्छा, क्विक रेशियो बिल्कुल इसी तरह, क्विक रेशियो हम देखते हैं, क्विक एसेट्स रेशियो क्विक करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स तो क्लियर है आपको कौन कौन से होते हैं। क्विक एसेट्स मींस जब हम करंट एसेट्स में से प्रीपेड और मर्चेंडाइज को माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है क्विक एसेट्स। ठीक है, यानी प्रीपेड और मर्चेंडाइज जो हैं वो कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ठीक है, उनकी कन्वर्जन में टाइम लगता है, इस वजह से हम उसको क्विक एसेट्स में नहीं लेते। ठीक, the main categories of assets are usually listed first and typically in order of liquidity. Money और cash is the most liquid assets. सही बात है, मनी और यानी कैश की बात करते हैं, कैश तो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होता है and can be used immediately to perform economic action like buying, selling or paying debts, meeting immediate wants and needs. यानी कैश मोस्ट लिक्विड एसेट्स है जिसके ज़रिए आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, अपनी डेट्स को पे कर सकते हैं, अपनी कोई भी वांट्स और नीड्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आर कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद कैश से रिलेटेड दूसरे जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो कहलाते हैं नेक्स्ट जो बेस्ट, हम कह सकते हैं कि मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं। नेक्स्ट मोस्ट लिक्विड एसेट्स जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स कैश के बाद। ठीक है, तो लिक्विडिटी मींस कंपनी की या बिजनेस की एबिलिटी टू पे ऑब्लिगेशंस के, कंपनी या बिजनेस के पास अपने लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन पे करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक, मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज द प्राइस पेड फॉर अ पर्टिकुलर एसेट्स, while market value is the price at which you could presently sell the same assets। यानी जब आप प्राइस पे कर रहे हो तो किसी एसेट्स के लिए कि अगर ये एसेट जो है मेरे पास 1 लाख का था और 1 लाख में से आपने जो है इसको 2 ईयर्स इसको यूज़ किया है, यानी इसमें 20,000 की फॉर एग्जांपल 20,000 का डेप्रिसिएशन है, 1 लाख माइनस 20 इट्स मीन इसकी जो करंट वैल्यू है वो कितनी 80,000 रुपीज़। तो अगर आप इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू निकालते हो यानी जो बुक वैल्यू कहलाती है, उस वो प्राइस आप पे करोगे उसके उस एसेट्स के लिए। ठीक है, वो कहलाती है आपकी बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है जो मार्केट में चल रही है। होता ये है कि कभी कभी जब आपने आपको पता है कि मेरा जो ये एसेट्स है इसकी जो नेट वैल्यू है यानी बुक वैल्यू 80,000 है, मगर जब आप मार्केट में उसको सेल करने गए तो मार्केट में पता चला कि उसकी वैल्यू उससे भी कम या उससे ज़्यादा या उतनी भी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू या तो उससे कम हो जाएगी यानी आपको लॉस हो जाएगा, या मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी यानी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उस पर गेन हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू जो मार्केट में चल रही है, मार्केट में अगर आपको उससे ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है, बुक वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट मिल जाती है, ठीक है, तो आपको गेन होगा, कम होगी तो लॉस होगा। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच एन एसेट्स वुड ट्रेड इन अ कॉम्पिटेटिव ऑक्शन सेटिंग। Market value is often used interchangeably with open market value, fair value, or fair market value. International valuation standard define market value as the estimate amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing buyer and a willing seller। वही बात हो गई अभी जो हमने डिस्कस की, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जो मार्केट में चल रही है, मैं इतने का सेल करने के लिए तैयार हूँ और सामने वाला इतने पे खरीदने के लिए तैयार है, राजी है वो। ठीक है, तो ये कहलाती है मार्केट वैल्यू। इन अकाउंटिंग बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स according to its balance sheet account balance for assets। The value is based on the original cost of the assets less any depreciation or amortization cost made against assets।
ठीक है, तो बुक वैल्यू हम बैलेंस शीट में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि अभी डिस्कस किया, जब हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस कर देते हैं तो उसकी आ जाती है बुक वैल्यू।